काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है। प्राइस के अंदर जो वॉलेटाइल मूव्स हमें देखने मिल रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि काफी बड़ी तेजी आगे के आ सकती है अगर प्राइस 300 के ऊपर सस्टेन रहे तो। इंट्राडे की मैं बात करूं तो अगर 315 के करीब आता है तो वहां पे हम बाय करें, स्टॉप लॉस हम 313 का रखें और टारगेट जो वो हमें 318 का मेंटेन करें। ये राय आपकी तरफ से आ गई है। कॉपर और एल्यूमिनियम दो आपकी टॉपिक है, लेवल्स स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू कर लेते हैं कि बजट से एग्री सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं। आदित्य शेष हैं, एमडी हैं बीसीज फंड सर्विसेज के। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने वक्त निकाला। आदित्य जी के बारे में बता देता हूं कि ये तो बीसीज फंड सर्विसेज के एमडी और फाउंडर हैं ही, साथ ही ये मेंबर भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट कमेटी है ENWRS, जो नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीट्स होती है, उसके भी ये मेंबर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो ये कमेटी बनी हुई है उसके मेंबर है। सर, आप ENWR को यहाँ पर अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरह के बजटरी एलोकेशंस की यहाँ पे ज़रूरत है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे इसके जरिए फाइनेंसिंग को मजबूती दी जा सकती है, इस पर आपकी राय क्या है? बजट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने इस शो पे मुझे बुलाया। ENWR पे काफी काम हो चुका है भारत सरकार का। भारत सरकार ने हमेशा इस पे जोर दिया है क्योंकि जहां लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है वहां ENWR बहुत काम आता है। इसमें उन्होंने भंडारीकरण के लिए रेगुलेशन बना दिए, यानी कि वेयर हाउसिंग के लिए इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन का भी स्कीम काफी बन चुका है। 3% पे इंटरेस्ट सबवेंशन का काम हो चुका है और भी बैंकें दे रही है। मगर समस्या ये है कि अभी भी किसान को जो, क्योंकि उसके होल्डिंग्स जो होते हैं 2 हेक्टेयर के होते हैं तो बहुत बड़ी नहीं होती है, तो किसान को ये लगता है कि मैं जल्दी उपज को मंडी में लेके जाऊं, MSP पे दे दूं या ट्रेडर को दे दूं, इसीलिए अभी तक उन्होंने भंडारीकरण को एकदम सीरियसली नहीं लिया है। मगर सरकार को जो करना चाहिए था सरकार ने उसको कर दिया है। सरकार ने ENWR को प्रचलित कर दिया है, उस पर और काम करना बाकी है, क्योंकि जब तक एक क्रिटिकल मास किसान नहीं आएंगे तब तक आपको ये दिखेगा नहीं। हालांकि आज के तारीख में भी ENWR के सामने क्रेडिट मिल रही है, प्लेजिंग हो रहा है और विदाउट फिजिकल मूवमेंट आपका उपज जो है इसको हाथ और से हाथ सरकार ने अपना काम कर दिया, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें होता क्या है कि वेयर हाउसेस में आप अपने एग्री प्रोडक्ट्स को जमा करते हैं, उसके बदले में आपको रिसीट मिलती है और उस रिसीट के जरिए आप फाइनेंसिंग भी मुहैया करा सकते हैं, लोन भी आपको मिल सकता है। चलिए सर, ये तो खैर ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको लेकर जागरूकता भी बढ़ाने की जरूरत है और छोटे किसानों के भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, चाहे FPOs के जरिए हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो किसान के लिए होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर होता है, स्टोरेज को लेकर होता है। क्या लग रहा है, अभी भी इस फ्रंट पर काफी कुछ काम करने की जरूरत है? यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी है, काफी लीकेजेस भी होती है। इस पर आपकी राय क्या है? बजट में ऐसा क्या हो कि इस फ्रंट पर सुधार हो? देखिए, पहले तो मैं सरकार को दाद देना चाहूंगा कि GST में उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सारे GST रेट्स कम कर दिए हैं। ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर टायर हो या फिर अन्य चीजें हो, बायो पेस्टिसाइड्स के लिए भी उन्होंने कम कर दिया, बायो स्टिमुलेंट्स के लिए उन्होंने पॉलिसी निकाल दी है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें तो राष्ट्रीय किसान योजना RMKV के तहत और अन्य जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एलोकेशन कर दिया है। माइक्रो वेयर हाउसेस के लिए उन्होंने कर दिया है, छोटे वेयर हाउसेस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी कर दिया है। मगर इन सबको, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पे काम चलता रहेगा और इस पे और एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी ताकि इसका जो पूरा जो फल हमें दिखने लगे। तो मैं तो समझता हूं कि ये जन भागीदारी का काम है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, लोगों को भी करना है। और मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर आप जो एलोकेशन आपने बनाया है इसको आप बढ़ा के चलिए, धीरे धीरे इसके ऊपर वृद्धि करिए और इसके ऊपर लोगों का, किसानों के लिए बहुत इनको परीक्षा, अगर एजुकेशन भी देना पड़ता है तो प्रशिक्षण करे, यही इसका फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन टीवी में हमारे पास लिमिटेशंस होती है सर, लेकिन आपने अपनी अहम बातें रखी। उम्मीद करते हैं
कि आप किसानों को भी, क्योंकि आप इस कमेटी के मेंबर भी है, तो जागरूक करेंगे और उनको इसके फायदे भी समझाएंगे और इसका दायरा बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं बजट उनके लिए बेहतर हो। शुक्रिया सर। को लेकर पाम मार्केट को लेकर काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं और मलेशियाई पाम इंडस्ट्री की एक नई रिपोर्ट आई है, वो जो रिपोर्ट है वो किस तरह के ट्रेंड दर्शा रहे हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं संदीप भान साहब से। सिंगापुर से जुड़ गए हमारे साथ, सीईओ हैं एसडी गुथरी के। एसडी गुथरी के बारे में बताऊं कि दुनिया की लीडिंग यहां पर पाम प्लांटेशन कंपनी है और उसके सिंगापुर डिवीजन के सीईओ हैं संदीप जी। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर। सर क्या ट्रेंड दिख रहे हैं पाम मार्केट को लेकर, आगे के हालात कैसे दिख रहे हैं, क्या रिपोर्ट है सर आपके पास? देखिए विश्वमोहन जी, जो एमपीओबी ने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट रिलीज करी, उस रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में 2025 में प्रोडक्शन 20 मिलियन पार हो गया। ये मलेशियन के इतिहास में पहली बार है जब प्रोडक्शन 20 मिलियन क्रॉस कर गया। उसके साथ ही एंड स्टॉक्स एज एट 31 दिसंबर मलेशिया में 3 मिलियन टन से ऊपर है। स्टॉक्स का पहले से ही मार्केट में ये न्यूज थी कि 3 मिलियन टन क्रॉस करेगा, प्रोडक्शन का भी हुआ था। तो जो भी रिपोर्ट आई है वो डिस्काउंटेड रिपोर्ट है। मार्केट में ये न्यूज ऑलरेडी पहले से ही सबको लग गया था, एसएनडी सबने देखी थी, उससे ये डिस्काउंटेड हो गया था। अब बाजार में इसकी रिएक्शन क्या आती है? पाम आज सोयाबीन ऑयल के सामने बहुत सस्ता है नियर बाय में, तो जो मान के चले अगले जनवरी फरवरी मार्च शिपमेंट के सामने करीब करीब $90 के आसपास डिस्काउंट में है, जिसके चलते पाम को ये सपोर्ट मिल रहा है। सोयाबीन ऑयल $90 एक्सपेंसिव है, सनफ्लावर ऑयल तो और भी ज्यादा महंगा है। तो पूरी दुनिया को अभी सबसे चीपेस्ट ऑयल पाम नजर आ रहा है। अब पाम डिपेंड करता है प्योरली सॉफ्ट ऑयल्स की प्राइसेस पे, कैसा वो मार्केट चलेगा। अगर वो मार्केट ऊपर जाएगा पाम को सपोर्ट मिलेगा। तो पाम के मार्केट का सर, तो प्राइस को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह प्राइस आप जाते देख रहे हैं? आपने ये तो बता दिया कि सॉफ्ट ऑयल के हिसाब से भी यहां पर ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन के नंबर आप बता रहे हैं, हालांकि ऑलरेडी ये प्राइस्ड इन है, उसके अलावा अगर आपको 3 महीने का मैं आउटलुक पूछूं तो प्राइस किस तरफ जाते देख रहे हैं पाम को लेकर? देखिए, अगर पाम के खुद के फंडामेंटल्स पे देखें तो पाम के खुद के फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा पाम के ऊपर प्रेशर है, पर जो ये सपोर्ट अभी सोयाबीन ऑयल से मिल रहा है, अगर सोयाबीन ऑयल बढ़ता जाएगा तो पाम को ये 4000 के आसपास सपोर्ट मिलता जाएगा फिर। और दूसरा बड़ा मेजर फैक्टर है इंडिया। इंडिया से बाइंग अच्छी आ रही है, कंटिन्यूसली ले रहा है इंडिया को सोयाबीन ऑयल के सामने आज पाम, वो भी एक फैक्टर थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी 3 मिलियन टन का स्टॉक है, इसलिए कोई ज्यादा भागेगा बाजार ऐसा दिख नहीं रहा है। की उम्मीद है सर। जिस तरह के जियो पॉलिटिकल कंसर्न डेवलप हो रहे हैं, लगातार तनाव जारी है, चीन जापान हो, चीन ताइवान हो, ईरान के साथ तो मेजर दिक्कतें यहां पे चल रही है, तनातनी जिस तरह की बढ़ गई, इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या ग्लोबल डिमांड पर भी इसका असर हो सकता है और उसका असर आप खाने के तेल के मार्केट पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं उसी अगला पॉइंट मेरा वही था कि अब ये जियो पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। जो इसका इंपैक्ट मेजरली क्रूड ऑयल पे रहेगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ गया तो पाम ऑयल के बायोफ्यूल में थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलता है, उसके चलते पाम को भी सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के अभी देखिए, पाम आज की तारीख में सबसे चीपेस्ट ऑयल है, सबसे सस्ता तेल है। कुछ भी कहीं पे भी दुनिया में हो, सबसे भाग के सबसे पहले अगर कोई लेगा तो पाम लेगा, क्योंकि पाम सस्ता है। हमारा मार्केट तो पाम इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी घूम रहा है, इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत चीप ऑयल है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्टिव लेवल है। और भारत जैसे मार्केट में जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ से भी डिमांड अच्छी बढ़ रही है, तो कहीं से भी अगर किसी को खरीदना है तो सबसे सस्ता विकल्प उनके पास पाम का ही है। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस मार्केट में क्या कुछ डेवलपमेंट नए हो रहे हैं और नए डेटा जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, जो आज आपने ही शेयर किए। कुछ ही देर पहले ये डेटा जारी हुए हैं और वो डेटा हमने आपसे शेयर की। चलिए तो लेकर तो सबसे ज्यादा असर सोने चांदी के बाद क्रूड पर होता है। अनु जी बताइए, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है? इस कंसर्न से सप्लाई को लेकर वापस से रिस्क बढ़े हैं, क्या क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है? आपकी राय क्रूड को लेकर? देखिए, क्रूड में अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट अब $63 के आसपास वापस आ गया है और WTI भी ऑलमोस्ट $60 के आसपास में है। डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में भी भाव 5300 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से कच्चे तेल के भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि इन्वेंट्रीज यहाँ पर कुछ कम हुई है। लास्ट जो इन्वेंट्री आई थी वहां भी हमने अच्छा खासा ड्रॉडाउन होते हुए देखा था। प्लस जियोपॉलिटिकल जी जी बिल्कुल, कुछ $60 और WTI में करीबन 60 से लेकर $62 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हो गई आपकी कच्चे तेल पर राय। लेकिन बिटूपन जी, आप भी एक छोटा जवाब दीजिए, कच्चे तेल में आप कौन से लेवल्स अब तमाम अनसर्टेनिटीज के बीच आते हुए देख रहे हैं?
देखिए जो फियर है, फियर के सामने मुझे लग रहा है 5,400 से 5,440 तक बाजार के भाव पॉसिबल है और थोड़ा डिप्स में ही बाइंग बनेगा। लेकिन अभी मॉडरेट बाइंग है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है, लेकिन 5,400 से 440 तक अभी बाजार पॉसिबल है इन वेरी शॉर्ट टर्म। 5,400 से 440 तक के यहाँ पर भाव एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल के लिए। दिव्या, आपको क्या लगता है, कौन से लेवल्स आप बताएंगे कच्चे तेल में? कच्चे तेल की बात करूँ तो ईरान का जो कंसर्न है वो प्राइस सपोर्ट दे सकता है। साथ ही साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा आया था लास्ट वीक में, उससे एक इंडिकेशन है कि डिमांड जो है और भी बढ़ सकता है आगे जाके। टेक्निकली मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट पे क्रूड ऑयल के अंदर हमें 9 डेज के ऊपर का क्लोजिंग देखने मिला आफ्टर मोर देन 1 मंथ, तो एक पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। तो मेरे हिसाब से हम लोग बाय एंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं इंट्राडे में। 5,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं अपडेट करना चाहूंगा। 5,300 का कॉल ऑप्शन है, 100 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस हम 170 का रखे और टारगेट जो है वो मैं 140 का मेंटेन करें। बिल्कुल, यहाँ पर आप 5100 के लेवल पर खरीदारी सुझा रहे, 140 तक के टारगेट्स यहाँ देख रहे हैं, एसएल लगा रहे आप 70 रुपये का। दिव्या, एक एनजी पर भी फटाफट से राय दे दीजिए क्योंकि अच्छी तेजी, करीब 2% के आसपास की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं नेचुरल गैस के लिए। क्या रणनीति बनाई जाए यहाँ पर इस वक्त? एनजी की मैं बात करूं तो जो वेदर फोरकास्ट है वो चेंज हुआ है टुवर्ड्स अ वार्म फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो उसके वजह से जो हीटिंग डिमांड है उसकी घटने की एक्सपेक्टेशन है। उसके वजह से हमें ओवरऑल एक सेलिंग देखने मिला था लास्ट वीक में। तो मेरा व्यू जो है उसमें सेल ऑन राइस का ही रहेगा। जो पुट ऑप्शन है वो 17 के करीब आता है, तो वहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 14 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 22 का मेंटेन करें। 100 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 17 पे 22 का टारगेट है। कॉल आपके स्क्रीन पर यहां पर फ्लैश हो रहा है, उसे नोट कर लीजिएगा। अनुज जी, आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा। जीरा, हल्दी, धनिया को लेकर क्या लग रहा है? तीनों अच्छी तेजी दिखा रहे हैं आज। देखिए तीनों ही कमोडिटी में आज एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते हमने एक गिरावट देखी थी, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिमांड यहां पर इंक्रीज हुई है, हमें लगता है कि जीरा, हल्दी और धनिया में तीनों में तेजी देखी जा सकती है। मोमेंटम पॉजिटिव, और हमें लगता है कि यहां पर जो ट्रेंड बना था पिछले महीने दिसंबर 2025 में, वो यहां पर कंटिन्यू हो सकता है और तीनों के अंदर ही आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तीनों के अंदर आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। दिव्या जी, बिटूपन जी और अनुज सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया।